क्या आपने कभी ऐसी बस में सफ़र किया है जहां खिड़की के एक तरफ घाटियां और दूसरी तरफ सिर्फ कारपेट के घने जंगल हो, जहां बस का हॉर्न पहाड़ों में गूंजता हुआ और हर मोड़ पर एक नया नज़ारा पेश करता है। देहरादून से धुमाकोट वाया कोटद्वार हल्द्वार, तो तैयार हो जाइए एक ऐसी वीडियो जर्नी के लिए जो आपको पहाड़ों के कुछ असली रंग, नए लोग, नए जगह और नए घाटियों और नए मंदिरों के रंग दिखाएगी। अभी मैं हूँ देहरादून और आधी रात के 1-2 बजे मैं पहुँचा था देहरादून। दिल्ली से देहरादून की वीडियो जर्नी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। अभी के समय मैं हूँ देहरादून आईएसबीटी के बाहर और यहाँ से मुझे पहले जाना है पर्वतीय डिपो, जहाँ से मुझे धुमाकोट वाली बस लेनी है। फिर मैं आगे की जर्नी कंटिन्यू करूँगा। आईएसबीटी के बाहर ही एग्जिट गेट से मुझे ये 5 नंबर का विक्रम मिल गया, जो कि पर्वतीय डिपो की और आगे रेलवे स्टेशन तक जाएगा। विक्रम की 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और 15 मिनट पैसेंजर के प्रतीक्षा में मैं करीब 5:15 बजे पर्वतीय डिपो पहुंचता हूं, जहां से देहरादून धुमाकोट वाली बस चलती है। लेकिन सबसे रोमांच की बात बताऊं तो यहाँ आकर पता चलता है कि जिस बस से आज मेरा सफ़र होने वाला है, वह करीब 5 बजे ही रवाना हो चुकी है। गजब बेइज्जती है। यहाँ ये धुमाकोट वाली बस के बाद कोटद्वार की ओर जाने के लिए कोटद्वार लैंसडाउन वाली बस जाने को तैयार है, जो मुझे उस बस से मिला देगी। यह बस अनुबंधित बसों के श्रेणी में आती है, जो कि अशोक लीलैंड द्वारा ली गई हुई है। 37 सीटर इस बस में, जिसमें 2x3 का सीटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है। और फिर करीब 5:25 पर हमारी यह बस यहाँ से रवाना हुई। वैसे तो सारी बसें आईएसबीटी देहरादून से ही होकर जाती है, लेकिन मैंने यहाँ आकर सबसे बड़ी गलती कर दी। फिर परिचालक जी ने मुझे देहरादून से कोटद्वार का टिकट दिया, जो कि 250 रुपये था। वैसे तो मुझे देहरादून पहुँचे हुए 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन आइए थोड़ा बहुत जानकारी देहरादून के बारे में भी जान लेते हैं। देहरादून, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है और जिसे द सिटी ऑफ लव के नाम से भी जाना जाता है, समुद्र तल से लगभग 640 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ शहर, जो कि हिमालय की तलहटी में है और दूसरी तरफ शिवालिक रेंज से घिरा हुआ है। साथ ही देहरादून को एजुकेशन हब भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आईएमए, एफआरआई और वाडिया इंस्टीट्यूट जैसे बड़े संस्थान हैं। यही शहर मसूरी, ऋषिकेश और हरिद्वार का गेटवे भी माना जाता है। इस तरफ ये है देहरादून का आईएसबीटी, उत्तराखंड का सबसे बड़ा बस टर्मिनल, जहाँ से पहाड़ों के लिए रोडवेज, प्राइवेट और इलेक्ट्रिक बसें मिल जाती हैं। इस तरफ यहाँ आईएसबीटी में टिकट काउंटर, बुकिंग और पूछताछ के लिए काउंटर्स बने हुए हैं। और फिर शुरू होता है सफ़र का असली इम्तिहान। आईएसबीटी से निकलकर हरिद्वार और नदियावाद की भीड़ से हमारी यह बस दाखिल हो रही है प्रणव नगरी कोटद्वार के लिए, जहां पहुंचकर हमें पता चलेगा कि आगे हमें धुमाकोट वाली बस मिलेगी भी या नहीं। चलो आइए देखते हैं इस थ्रिलिंग रोमांचक जर्नी को। तो धीरे धीरे अब हम देहरादून शहर से निकलकर दाखिल हो चुके हैं लच्छीवाला भानियावाला की तरफ। और अब धीरे धीरे सुबह होने लगी है, तो पहाड़ों के उस पार से अब धीरे धीरे सूरज भी निकल रहा है।
देहरादून में आज का तापमान आप मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस तरफ सुबह सुबह लक्ष्मी हॉलीडेज की बस और गन्ने से भरा ट्रैक्टर दोनों के बीच आपस में भयंकर हादसा हुआ है। और इस कारण यहाँ जाम की स्थिति बनी हुई है। सर्दियों के दिनों चारों तरफ धुंध और कोहरा छाई हुई रहती है, तो जितना हो सके सावधानी पूर्वक यात्रा करें। सुबह के करीब 6:40 हो रहे हैं और अब हम दाखिल हो रहे हैं धर्म नगरी देव भूमि का द्वार और गंगा नगरी हरिद्वार में। लेकिन हरिद्वार से थोड़ा पहले ही यहाँ हाईवे के दोनों तरफ उत्तराखंड की संस्कृति को प्रस्तुत करते हुए काफ़ी सुंदर सुंदर तस्वीरें बनाई हुई है। और फिर करीब 7 बजे हम पहुँच गए हरिद्वार शहर में। हरिद्वार उत्तराखंड का एक पवित्र शहर जिसे धर्म नगरी और देव भूमि का द्वार कहा जाता है। इसके अलावा हरिद्वार को गंगा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। यहाँ हर की पौड़ी घाट सबसे प्रसिद्ध है, जहाँ रोज शाम को होने वाली गंगा आरती के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। इसके अलावा यहाँ 12 साल में कुंभ मेला और 6 साल में अर्ध कुंभ मेला भी लगता है। जल्दी ही हम पहुँचे हरिद्वार बस स्टैंड। यहाँ हमारी बस स्टैंड न जाकर पैसेंजर को बाहर ही ड्रॉप करके सीधा आगे निकल जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ हमने NH 334 को छोड़कर फ्लाईओवर से राइड लेकर देश के 1426 किलोमीटर दूर लंबा फैला हुआ NH 34 पर आ गए हैं, जो कि शुरू होता है गंगोत्री धाम उत्तराखंड से और ख़त्म होता है मध्य प्रदेश के लखनऊ में। आगे फिर हम वाया नजीबाबाद होकर कोटद्वार के लिए बढ़ रहे हैं, लेकिन कोटद्वार से पहले ये नजीबाबाद कोटद्वार हाईवे की दुर्दशा कुछ इस तरीके से है कि कुछ कह नहीं सकते। देहरादून से निकले हुए हमें करीब 3.5 घंटे हो गए हैं और अब जाके 9 बजे हम पहुंचे हैं गढ़वाल का द्वार कोटद्वार। यहाँ मैं झंडी चौक चौराहे पर ही उतर गया था, तो अब मैं रोडवेज बस स्टेशन की ओर जा रहा हूँ। बस स्टैंड के लेफ्ट साइड में है ये गढ़वाल मोटर्स यूनियन लिमिटेड, एक बहुत पुरानी और फेमस ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी है जो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बैकबोन मानी जाती है। इनके अपोजिट साइड में ही यहाँ ये कोटद्वार का रोडवेज बस स्टेशन है। फिर फाइनली मुझे यहाँ वह बस मिल जाती है जिस बस से मेरा आज का सफ़र होने वाला था। सितंबर 2016 में आई यह बसें, जो कि अब अंतिम चरण की स्थिति में आ चुकी है। टाटा कंपनी की यह बस जो कि BS3 श्रेणी में गिनी जाती है। वैसे तो यह बसें पहाड़ की शान मानी जाती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इन बसों की स्थिति इतनी नाजुक हो गई थी कि पैसेंजर को बिना गंतव्य स्थान तक पहुंचाए ही बसें खराब हो जाती थी। लेकिन अब इन बसों को जल्द ही एक्सचेंज किया जाएगा और इनकी जगह अब BS6 श्रेणी की बसें चला करेगी। तो इसी के उपरांत हमारी यह इस बस में अंतिम और यादगार यात्रा होगी। देहरादून से भले ही ना मिली, लेकिन कोटद्वार से ही सही। और फिर इसके बाद हमारी बस का चलने का समय हो गया। आपको बता दें कि कोटद्वार से यह बस सुबह 9:40 पर धुमाकोट के लिए रवाना होती है। कोटद्वार
समुद्र तल से लगभग 400 से 500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कोटद्वार, जिसे गढ़वाल का द्वार कहा जाता है, खो नदी के किनारे बसा कोटद्वार शहर, जो जाना जाता है अपनी प्रसिद्ध सिद्धबली हनुमान धाम और कर्णावाश्रम जैसे आदि प्रसिद्ध जगहों के लिए। फिर इसके बाद आगे का सफ़र हमारा ये बाएं तरफ बहती खो नदी, जो लैंडस्टोन की जंगलों से बहकर कोलदार में आकर प्लेन्स और अन्य शहरों में मिलती है, और साथ साथ में NH 534 जो हरिद्वार से वाया कोलदार होकर पौड़ी श्रीनगर तक जाती है। आगे ये कोटद्वार और दुगड्डा के बीच खो नदी के किनारे बसा है ये माँ दुर्गा देवी जी का मंदिर। एक छोटी सी गुफा के अंदर विराजमान माँ दुर्गा का ये मंदिर बेहद सिद्ध और प्रसिद्ध माना जाता है। पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों से आने और जाने वाले वाहन सभी यहाँ माता रानी का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। इसके बाद आता है दुगड्डा। एक ज़माने में यह गढ़वाल का सबसे व्यापारिक केंद्र हुआ करता था और इसे पुराने वक्त का कोटद्वार भी कहा जाता था। लेकिन दोस्तों, यहाँ आकर रास्ता दो हिस्सों में बढ़ जाता है। बाईं तरफ वाला रास्ता पौड़ी, सतपुली आदि जगहों को जाता है, जबकि हमें दाएं और रतवा डाब होकर घने जंगलों से होकर अपनी मंजिल तय करनी है। दुगड्डा से आगे मुड़ते ही हम दाखिल हो चुके हैं एक अलग ही दुनिया में, जहां हर तरफ आपको ये जंगली जंगल नज़र आ रहे होंगे। ये है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बफरिंग जोन। मीलों तक फैला ये इतना बड़ा जंगल है, यहाँ इंसान से ज़्यादा जानवरों का राज चलता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा होने के साथ साथ यह आगे चलकर कालागढ़ रेंज से जुड़ता है। वैसे तो यह बेल्ट सोनांदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कालागढ़ टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, जो आपस में लिंक है, और यहाँ आपको ज़्यादातर मात्रा में हाथी दिखने को मिलेंगे। इन घने जंगलों के बीच बीच में आपको ये छोटे छोटे गांव नज़र आएंगे। इन्हें देखकर हैरानी होती है कि यहाँ हमें बस से गुजरने में डर लगता है और वहाँ लोगों की पूरी ज़िंदगी बसती है। ये घर ज़्यादातर पहाड़ों की उन ढलानों पर बसे हैं जहाँ पानी और थोड़ी बहुत खेत की सुविधा हो। पहाड़ों की ज़िंदगी के बारे में तो आपको पता ही है। सुबह जल्दी उठना, मवेशियों को चराने ले जाना और ढलानदार खेतों में पूरे दिन भर कड़ी मेहनत करना। बोल देना उनको एक बार, ठीक है? लड़का आएगा तो बस कितने बजे लगाएंगे? ये है हमारे बस के चालक श्री नारायण नेगी जी, जो आज हमारे इस सफ़र में हमारा साथ देंगे। वैसे तो यह इस रूट के परमानेंट ड्राइवर है इस बस के। आगे रास्ते इतने सकरे हैं कि सामने से आने वाली गाड़ी को पास देने में ही आधा समय निकल जाता है। इसके बाद करीब सुबह के 11:30 बजे हम पहुँचे धोटियाल नामक जगह पर। यहाँ हमारी बस ये पुल में ही पार्क हो रखी है, क्योंकि आगे इस तरफ रास्ता नहीं है, रोड तो उस साइड को है। उस पार में यहाँ ये नदी किनारे कुछ गांव बसे हुए हैं। यहाँ हमारी बस लंच ब्रेक के लिए रुकी हुई है। सुबह 5 बजे के निकला हुआ मैं, और अब तो मुझे भी भूख लग चुकी है, तो जल्दी से कुछ खा लेता हूँ। इस पुल के कोने में ही एक ढाबा है जिसका नाम कोटनाला ढाबा
है। तो चलिए आइए एक बार इसको भी विजिट कर लेते हैं। फिर यहाँ मैंने ये गर्मा गर्म छोले लगवा दिए, जिसका मूल्य मात्र 20 रुपये था। मौसम की बात करूँ तो ठंड बहुत है और धूप तो खिली हुई है। जहाँ शहरों में लोग प्रदूषण में और बिना धूप के ज़िंदगी जी रहे हैं, वही यहाँ हर पल शांति और सुकून है। तो दोस्तों देहरादून से निकलने के बाद नाश्ता नहीं करा तो कुछ नाश्ता कर लिया। अब जा रहे हैं वापस गाड़ी है। और गाड़ी देखो ऐसी जगह पार करके ना तो मस्त लग रहा है, ब्यूटीफुल। फिर यहाँ करीब 15 से 20 मिनट रुकने के बाद अब हम चल रहे हैं आगे धुमाकोट के लिए। ऐसे पहाड़ी रूटों पर यह बसे पहाड़ी लोगों में एक अपनेपन की तरह कनेक्ट है। अभी दोपहर के 12:30 हो रहे हैं और हम पहुंचे हैं रथवा ढाब। दो ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा ये इस इलाके का सबसे बड़ा बाजार है। आसपास के जितने भी छोटे छोटे गांव हैं, उन सब के लिए ज़रूरत के सामान के लिए ये मेन मार्केट के तौर पर है। गांव से लोग यहाँ अपनी रोज़मर्रा की खरीदारी के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ हमेशा अलग ही चहल पहल रहती है। इस तरफ यहाँ ये दूर दूर तक दिख रहा मैदानी इलाका, जिसको मैदावन कहा जाता है। नदी के उस पार ये है रिखणी खाल ब्लॉक के अंतर्गत आते हुए गांव है और इस साइड वाले नैनीडाना ब्लॉक के अंतर्गत। रथवा ढाब से कुछ ही दूरी पर यहाँ ये दो मार्ग है। लेफ़्ट वाला मार्ग रिखणी खाल के लिए चला जाता है, हमें सीधा ही हल्दू खाल के लिए निकालना होगा। रथवा ढाब के बाद आता है मैदावन, एक शांत घाटी जहां हवा में देवदार की खुशबू है और आसमान में घूमते बादल अपनी कहानियां लिखते हैं। बस अपनी रफ्तार में हैं, पर दिल चाहता है थोड़ा यही रुक जाऊं। अभी तक तो हम दोनों घाटियों के बीच मैदानी इलाकों और नदी के किनारे किनारे चल रहे थे, लेकिन अब इस पुल को क्रॉस करने के बाद हमें धुमाकोट तक लगातार चढ़ाई चढ़नी है। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और हम चल रहे हैं हल्दूकाल की चढ़ाई। यहाँ से सफ़र का नज़ारा पूरी तरह बदल चुका है और एक तरफ लेफ़्ट साइड में सैकड़ों फीट गहरी खाई, तो वहीं नीचे बहती सांप की तरह नदियाँ। एक तरफ आसमान को छूते पहाड़ और दूसरी तरफ ये गहरी घाटी। ये भी मंजर जितना खूबसूरत है, दिल में उतनी ही दहशत पैदा करता है। अब हम पहुँच चुके हैं हल्दू खाल।
यह जगह अपनी ऊंचाई और ठंडक के लिए तो जानी ही जाती है, पर यहाँ की सबसे असली पहचान है ऊंची पहाड़ी पर विराजमान माँ बुंगी देवी का प्राचीन मंदिर। माँ बुंगी देवी को इस पूरे क्षेत्र की रक्षक देवी माना जाता है। कहते हैं यहाँ से पूरे इलाके का नज़ारा इतना भव्य दिखता है कि आपकी सारी थकान एक पल में ही गायब हो जाएगी। आगे ये यहाँ इस रोड में पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते यहाँ साइड से लोकल रास्ता बनाया हुआ है। बड़े वाहन एक बार में नहीं मुड़ पाते हैं, तो उन्हें थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून से लगभग 220 किलोमीटर और रतवा ढाब मैदावन के आगे पहाड़ों की ऊंचाइयों पर बसा है नैनी डांडा। यह धुमाकोट तहसील के अंतर्गत एक ब्लॉक है, जो इलाका अपने घने जंगलों, बादलों से ढकी वादियों और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। फिर इसके बाद नैनी डांडा से थोड़ी सी उतरने के बाद हमें यहाँ चुरगढ़ के पास गढ़वाल मोटर यूजर्स रामनगर की बस मिल गई। हल्दूखाल से यह बस दोपहर के 1:30 बजे और 3 बजे के करीब धुमाकोट से गौलीखाल के लिए रवाना होती है। हल्दूखाल गौलीखाल रूट पर इनकी बसें कभी चलती है और कभी नहीं। इस तरफ यहाँ ये नैनी डांडा और धुमाकोट के बीच पटोटे नामक जगह पर स्थित है महाविश्वविद्यालय का शिक्षा केंद्र, जहाँ दूर दूर के गांव के अलावा आसपास के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। वैसे तो यह बस धुमाकोट से आगे भवन तक जाती है, लेकिन हमारा सफ़र इस बस में धुमाकोट तक ही है रहेगा। तो फाइनली दोस्तों, देहरादून से 250 किलोमीटर दूर और 2 बस बदलकर अब हम पहुंच चुके हैं धुमाकोट। यह इस इलाके की मुख्य तहसील है और यहाँ की सबसे बड़ी रौनक भी। इस ऊंचाई पर बसा यह छोटा सा शहर अपने आप में पूरे क्षेत्र का एक सेंटर है। इस तरफ ये लेफ़्ट साइड वाला आगे भवन के लिए चला जाएगा और ऊपर वाला रास्ता रामनगर और बैजरों के लिए जाएगा।
और आज का यह सफ़र मेरे लिए बहुत ही ख़ास और थोड़ा भारी भी रहा, क्योंकि हमारी उत्तराखंड की लाइफ़लाइन माने जाने वाली इन बसों को, जिन्होंने वर्षों से इन खतरनाक मोड़ों और पथरीली राहों पर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाया। भले ही कुछ समय से स्थिति ठीक ना रही, लेकिन आज भी वह अपनी अंतिम यात्रा पर है और अब धीरे-धीरे सभी मुसाफिर अपनी मंजिलों की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं धुमाकोट। 2 दिन की यात्रा हमारी हो चुकी है कंप्लीट। ठीक है, कल दिल्ली से देहरादून, देहरादून से सुबह ही चल के आया सीधा यही धुमाकोट। अभी जाऊंगा मैं बीरोहल। ठीक है, मौसम तो क्लियर है यहाँ पे और धूप तो बहुत दिनों बाद, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण जो है ना बड़ा खतरनाक तरीके से है, वो तो पता ही है। यहाँ का मौसम देख लीजिए आप, बड़ा चंगा चारों तरफ। बादल कुछ इस तरीके से लगे हुए देखो। तो दगड़ियों, धुमाकोट की हसीन वादियों में पहुंचते ही हमारा आज का लंबा और यादगार सफ़र ख़त्म हो जाता है। तो अब वक्त हो चुका है इस वीडियो से अलविदा लेने का। अगर आपको ये जर्नी अच्छी लगी है और हमारी उत्तराखंड रोडवेज़ की लाइफ़लाइन के लिए आपके दिल में भी कोई याद है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि पहाड़ों के ऐसे ही अनसीन किस्से मैं आपके लिए लाता रहूँगा।